अच्छा, अभी हम लोग जो क्लास चालू करेंगे वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। थोड़ा ध्यान से सुनो, काफी छोटा चैप्टर है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मतलब जब हम लोग कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कोई कंपनी में हम लोग अगर निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी का शेयर का वैल्यू पता करना पड़ता है। मतलब शेयर का वैल्यू हाई है या लो है पता करना पड़ता है। मतलब शेयर का वैल्यू कितना होना चाहिए ये पता करना होता है हम लोगों को। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस करके एक चैप्टर यहाँ पे निकला है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने का जनरली बहुत सारा टेक्निक है सर बहुत सारा मेथड है। तो चलो एक एक करके लिखते हैं मेथड्स। बहुत सारा मेथड्स है। क्या क्या है सर? नंबर वन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये एक मेथड है सर। नेक्स्ट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। नंबर थ्री मेंटेनेबल प्रॉफिट मॉडल। मेंटेनेबल प्रॉफिट मॉडल। नंबर फोर यील्ड, YIELD, यील्ड मेथड। ठीक है, यील्ड मेथड। और सर इधर 5 नंबर लिखूंगा, नेट एसेट अप्रोच मेथड। नेट एसेट अप्रोच मेथड। बात समझ में आ गया? तो टोटल 5 तरीके का मेथड है। ठीक है, लेकिन ये पहला जो 3 तरीके का मेथड है, 3 जो मेथड है एकदम न्यूली इन्वेंटेड हुआ है। नया नया हम लोग इसको पढ़ना चालू किए हैं। तो ये 3 मेथड से क्वेश्चन आने का चांस कितना है? नील के बराबर, 0। तो कौन सा मेथड में क्वेश्चन आ सकता है जो कि मोस्ट पॉपुलर है? यील्ड मेथड या फिर नेट एसेट अप्रोच मेथड। ठीक है, इन दोनों मेथड का अपना अपना 3-4 गो अलग से नाम है। वो नाम क्या क्या है एक एक करके हम लोग लिखते हैं, तुम लोग भी लिखना चालू करो। हाँ, तो देखो यील्ड मेथड जो है इसका दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग। इसका अलग से एक नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। ठीक है, इसका अलग से और एक नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसका अलग से नाम है इसको हम लोग क्या करते हैं, यील्ड मेथड के अंदर में इसको ऐसे सिखाते हैं कि ये वाला ए नंबर पार्ट और ये बी नंबर पार्ट। यील्ड मेथड को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, और नंबर बी में बांटेंगे, बी में लिखेंगे डिविडेंड यील्ड बेसिस। ठीक है, तो मतलब यील्ड मेथड को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे, नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग और नंबर बी डिविडेंड यील्ड मेथड। और नेट एसेट अप्रोच मेथड, इसका 2-3 नाम लिख देता हूं। ऑल्सो कॉल्ड एसेट बैकिंग मेथड। एसेट बैकिंग मेथड। एसेट बैकिंग मेथड। नंबर 2 इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड।
रियल वैल्यू बेसिस, रियल वैल्यू बेसिस, या फिर एसेट ब्रेकअप मेथड, एसेट ब्रेकअप मेथड। ठीक है, तो मतलब नेट एसेट अप्रोच मेथड का ये टोटल 4 मोस्ट पॉपुलर नाम है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को लेके बात करते हैं, नेट एसेट अप्रोच मेथड को लेके ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो नेट एसेट, थोड़ा लिख लेता हूं, नेट एसेट अप्रोच मेथड। इस मेथड में हम लोग सर 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिस, ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिस, और ऑन ब्रेकअप वैल्यू बेसिस, ऑन ब्रेकअप वैल्यू बेसिस। ठीक है, ये 2 हम लोग थिंकिंग लेके नेट एसेट अप्रोच मेथड को सॉल्व करते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिस जो है, इसका मतलब क्या है, आस्ते 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 आस्ते, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इस मेथड में ये जो हम लोग सिस्टम या मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, जो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का जो एसेट में जो भी वैल्यू लिखा रहता है, हम लोग उसी वैल्यू को लेके एडजस्टमेंट करते हैं, उसी वैल्यू को लेके मैथ करते हैं। ठीक है, और ब्रेकअप वैल्यू मेथड में, ब्रेकअप वैल्यू बेसिस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग सोचते हैं अगर एसेट को हम लोग बेच देंगे तो कितना मिलेगा, या फिर लाइबिलिटी को अगर पूरा कर देंगे तो कितना देना पड़ेगा, उसको हम लोग काम में लेंगे। मतलब अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे एसेट में, मान लो ये एसेट का साइड है और ये लाइबिलिटी का साइड है। एसेट में तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग बोला है 2 लाख का था, और फर्नीचर बोला है मान लो 1 लाख का था, और नीचे, अच्छा नीचे बाद में, पहले तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में क्या लिखा है, लाइबिलिटी 2 लाख, तो 2 लाख को ही लेंगे हम लोग। फर्नीचर कितना लिखा है, 1 लाख, तो 1 लाख को ही लेंगे हम लोग। हाँ, और ब्रेकअप वैल्यू बेसिस में क्या होता है, ये लैंड एंड बिल्डिंग अगर बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगा। ठीक है, फर्नीचर 1 लाख का जो फर्नीचर है, वो फर्नीचर अगर बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगा। ठीक है, अगर मान लो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख में बिका और फर्नीचर 20,000 में बिका, तो जो रियल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू को हम लोग ब्रेकअप वैल्यू बेसिस में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, मार्केट वैल्यू को हम लोग ब्रेकअप वैल्यू में लेते हैं, और अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है तो जो नॉर्मल बैलेंस शीट में लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका सॉल्यूशन करके समझते हैं। अच्छा, तो देखो ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सर बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है सर, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है। देखो बोल रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ सीओसी लिमिटेड एज ऑन 31/12/2023 इज गिवन बिलो। ठीक है, बोल रहा है शेयर कैपिटल 15,000 इक्विटी शेयर,
15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड, ठीक है, ₹1.5 लाख का। और उसके बाद बोला 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच ₹6 पेड अप, मतलब 20,000 इक्विटी शेयर है, एक एक शेयर का दाम ₹10, ₹10 करके है, लेकिन वो ₹6 पेड अप है, मतलब ₹6 दिया गया, ₹4 अभी भी बाकी है, मतलब पार्टली पेड अप। ऊपर में फुल्ली पेड था, ₹10 ईच फुल्ली पेड, और नीचे हाँ 20,000 इंटू 6 करके 1,20,000 हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कितना है? 60,000 का। लॉन्ग टर्म लोन कितना बोल रहा है? 1,40,000 का। सिंडिकेटर कितना बोल रहा है? 80,000 का। एसेट में देखो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश एट बैंक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट तुम्हें दिख गया। बैलेंस शीट में जो जो एसेट है वो एसेट को बेचने पे जितना आएगा उतना ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी के साइड में जो जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है सबको हम लोग पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जितना बचेगा उसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। अगर मेरा कुछ मैंने ऐसा कुछ लाइबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखा नहीं है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उसको भी हम लोगों को पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। कोई अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, हो सकता है, उसको भी हम लोगों को पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और एसेट में अगर ऐसा कोई एसेट है जो कि कंपनी के बैलेंस शीट में लिखा नहीं है, फिर भी उसको उससे कुछ रियलाइज होगा, तो उसको भी हम लोगों को हिसाब में लेना है, ठीक है ना। और गुडविल को भी हिसाब में लेना है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूलेस एसेट को छोड़ के। करंट नीचे देखो बोल रहा है करेंट कॉस्ट ऑफ सन्ड्री फिक्स्ड एसेट बोला है 3,70,000, दैट ऑफ स्टॉक इज ₹1,00,000, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इन्वेस्टमेंट कुड फेच ओनली ₹10,000, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा कितने का था? 40,000 का था, लेकिन सिर्फ 10,000 मुझे मिलेगा। 50% डेटर आर डाउटफुल, 50% डेटर जो है वो डाउटफुल में है, मतलब बोल रहा है क्या बोल रहा है कि डेटर से सिर्फ 50% ही उठा पाएंगे, 50% बैड डेप्ट हो जाएगा मुझे लग रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर द लास्ट 5 ईयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड 5 साल से नहीं दिया हुआ है, वो देना पड़ेगा। देयर वाज कंटिंजेंट लाइबिलिटी 20,000 का अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड किए थे, उसका कंटिंजेंट लाइबिलिटी रह गया है, उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा 20,000। गुडविल ऑफ द फर्म बोला है 50,000, अच्छा बोल दिया है तो अच्छा बात है। क्रेडिटर आर एक्सपेक्टेड टू सेटल एट 90% ऑफ देयर ड्यूज, मतलब क्रेडिटर को 90% पेमेंट करना है, 90% अमाउंट पेमेंट करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? देख लो एक बार क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार फिर भी चेक कर लो। चलो सॉल्यूशन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नेट वर्थ अवेलेबल, ऐसे लिखते हैं, नेट वर्थ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट अब ध्यान से देखो और बोलो मुझे, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट कितने में बिकेगा? सन्ड्री फिक्स्ड एसेट कितने में बिकेगा? 80,000 में बिकेगा, क्या बोल रहे हो? नीचे दिया है 3,70,000, 3,70,000 में सेल होगा ना। इन्वेस्टमेंट कितने में बिकेगा?
सर उसके बाद बोलो स्टॉक कितने में बिकेगा? सर स्टॉक 80,000 में बिकेगा। ऊपर में 80,000 दिया है और नीचे में क्या बोला है? ओ नीचे में 1 लाख बोला है। हाँ 1 लाख, तब 1 लाख। हर बार तुम लोग गलत नहीं बोल रहे हो, सही बात है। और इन्वेस्टमेंट हो गया है। डेटर 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 कितना? 50%। तो हिसाब लगाओ, 40,000 का 50% कर लो, 20,000। डेटर के बाद कैश एट बैंक बोलो, कैश एट बैंक से कितना मिलेगा? अरे सर जितना रहता है उतना ही मिल जाता है ना? हाँ सर प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वहां से प्रॉफिट एंड लॉस से कितना मिलेगा? कुछ बोला है क्या? 1,30,000। क्या 1,30,000 लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट के साइड में रहता है वो क्या होता है? वैल्यूलेस एसेट होता है ना, वो माने लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हुआ है कितना? 1,30,000। लॉस को बेचेंगे तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, जीरो। इसलिए हम लोग लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। और कंपनी में गुडविल कितने का है? 50,000 का। हो गया? जोड़ के बताओ, जोड़ के बताओ। अब लाइबिलिटी में लिखता हूं। लाइबिलिटी देखो क्या क्या है। क्रेडिटर है 5,90,000। क्रेडिटर बोलो, क्रेडिटर। क्रेडिटर को कितना देना पड़ेगा सर? नीचे देखो 90% देना पड़ेगा, तो मतलब 80,000 का 90% देना पड़ेगा, 72,000। अच्छा क्रेडिटर के बाद है तुम्हारा देखो लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन कितना? 1,40,000 का था। क्या पूरा देना पड़ेगा? नीचे पीछे कुछ बोला है क्या? डिस्काउंट विस्काउंट नहीं सर, 1,40,000 देना पड़ेगा। उसके बाद बोलो ना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो मतलब सर जब हम लोग ये क्या हिसाब कर रहे हैं? हम लोग हिसाब कर रहे हैं सर नेट वर्थ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना रखा हुआ है? तो जब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर का बात कर रहे हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, उसमें तो सर प्रेफरेंस शेयर नहीं आना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर का जो जितना वो लोग पाता है उसको भी हम लोग माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? कंपनी का जो मालिक होता है इक्विटी शेयर होल्डर भी होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होता है, सभी मिलकर कैपिटल देता है, ठीक है। लेकिन जब एकदम कोर जो प्रोमोटर का बात हो रहा है वो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, और हमें जानना है कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कंपनी के पास कितना पैसा है। तो उस सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेगा हम लोगों को हमारा पैसा वापस कर दो, क्योंकि हम लोग तो कोर बॉडी में नहीं जा सकते, तो वो भी अपना पैसा लेके चला जाएगा। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सर था कितना? सर था तो सर 60,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल तो था सर 60,000 प्लस, देखो ना ध्यान से, 5 साल का, 5 साल का तुम्हारा डिविडेंड बाकी है ना, डिविडेंड बाकी है। तो 60,000 का 9% कितना आ रहा है? देखो तो 60,000 का 9% इंटू 5 ईयर, देखो तो 27,000 और 60,000 मिलके 87,000 आ रहा है शायद, तब है ना 87,000। एक बार देख लो 87,000। अच्छा और कुछ है क्या? हाँ सर नीचे एक बोला था, नीचे एक बोला था कॉन्टिंजेंसी, कहीं पे बोला था सर? एक बार चेक करो 5 नंबर में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। सर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोला था, कितने का बोला था? 20,000 का बोला था, सही है। देखो तो सब कुछ हम लोग किए, सब एसेट को लिखे, रियलाइज्ड वैल्यू लिख के बाहर फेंके,
जितना लाइबिलिटी देना है सबको दे दिए, तो बचा क्या रहा? लाइबिलिटी की तरफ देख के बताओ तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर बचा हुआ है सर, है ना? अब थोड़ा करके बताओ, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 3,19,000। अब माइनस करके बताओ तो कि इक्विटी शेयर होल्डर लोगों के लिए कितना कैपिटल है, मैंने कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 2,71,000। 2,71,000 रुपया है किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर लोगों के लिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे नेट वर्थ अवेलेबल, नेट वर्थ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन में वापस आओ। क्वेश्चन बोल रहा था कि देखो कंपनी के पास 15,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, तो खत्म, फुल्ली पेड हो गया है। लेकिन दूसरा जो है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹10 का दाम वाला 20,000 शेयर मार्केट में छोड़ा है, लेकिन कंपनी कलेक्ट किया है सिर्फ ₹6, ₹4 अभी भी कलेक्ट करना बाकी है। ठीक है, कलेक्ट करना बाकी है। अब कंपनी क्या करेगा? देखेगा कि 2,71,000 तो बाकी है ही, 2,71,000 तो मेरा बाकी है ही इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर से अभी भी तो मैं पाऊंगा कितना? ₹4 करके पाऊंगा, 20,000 शेयर का पाऊंगा, मतलब टोटल ₹80,000 और पाऊंगा। तो मतलब सर 2,71,000 2,71,000 नहीं है, 2,71,000 प्लस 80,000, कुल मिला के कितना हो रहा है? 2,71,000 प्लस 80,000, 3,51,000 मेरा इक्विटी शेयर होल्डर को देने लायक है। ठीक है ना? तो इसीलिए कंपनी क्या करेगा? करेगा यही कि एक नोशनल कॉल, मतलब नोशनल कॉल का मतलब होता है कंपनी मांगेगा नहीं लेकिन दिखाएगा, अगर मांगते तो इतना होता, मांगते तो इतना होता। तो चलो फिर से लिख लेते हैं, नेट वर्थ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 2,71,000 प्लस नोशनल कॉल। कंपनी के पास 20,000 शेयर है, इंटू ₹4 करके नोशनल कॉल करेगा। नोशनल मतलब कर नहीं रहा है, सिर्फ सोच रहा है, अगर करते तो 80,000 आ जाता, और मेरे पास 3,51,000 होता, है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए। ठीक है, तो तब अगर ये मैं नोशनल कॉल कर लेता तब ये बनता नेट एक्चुअल नेट वर्थ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये एक्चुअल में बनता। ठीक है, यहां तक ठीक है? अब देखो, अब अगर क्वेश्चन में एक ही तरीके का शेयर रहता, मान लो कि वही जो पहले 15,000 इक्विटी शेयर है, अगर 15,000 इक्विटी शेयर रहता तो क्या करता? बहुत इजी सर, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 3,51,000 है, कितने जन के लिए सर? 15,000 जन के लिए। तो एक एक जन के लिए कितना डिवाइड करके बता दो सर, इतना, एक एक जन के पास इतना इतना अमाउंट रहता, बता पाते? करके बताओ कितना? अगर एक तरीके का शेयर रहता 23.4, हाँ, तो एक एक जन के लिए 23.4 रुपीज रहता, मतलब एक एक शेयर का दाम 23.40 होता। ठीक है ना? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे एक तरीके का शेयर नहीं है सर, दो तरीके का शेयर है, एक फुल्ली पेड है, एक पार्टली पेड है। तो हम लोग क्या किए? पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर लिए, मन ही मन सोच लिए कि पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर लिए, कैसे? नोशनल कॉल करके। लेकिन कॉल हुआ है क्या? नहीं हुआ है, एक्चुअली में हम लोग मांगे नहीं है, लेकिन अगर मांग लेते तो क्या होता? हम लोग यहां दिखाए हैं इसको। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो बहुत इजी, हम लोग लिखेंगे
पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब क्वेश्चन में देखो पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना था, पहले तो सर 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब 1.5 लाख था, 1.5 लाख रुपए का, प्लस 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच जो 6 करके तुम्हारा पेड अप था। हम लोग तो मन ही मन कंपनी सोचा क्या, नोशनल कॉल हो गया 4 रुपया का, कंपनी मन ही मन सोच लिया कि कंपनी 4 रुपया मांग लिया है, कंपनी के पास आ गया है, तो वो पार्टली पेड, क्या पार्टली पेड है अभी नहीं सर, फुल्ली पेड हो चुका है। तो अगर फुल्ली पेड हो चुका है तो तुम्हारा 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच करके 2 लाख रुपया आएगा। तो 2 लाख और 1.5 लाख मिलके 3.5 लाख, 3.5 लाख सर। अगर तुम बोल ही रहे हो 3.5 लाख, ठीक है, तो डिवाइड करके बोलो कि वैल्यू पर ₹1 ऑफ इक्विटी शेयर फुल्ली पेड का, माने 1 रुपये के अगेंस्ट में कंपनी के पास कितना पैसा है, 1 रुपये के अगेंस्ट, 1 रुपये का अगर एक शेयर का वैल्यू है तो कंपनी के पास उसको बैक करने के लिए उसको देने लायक कितना रुपया है, जस्ट डिवाइड कर दो। किसको, हाँ मैं बोल रहा हूं, 1 मिनट, ज्यादा हो गया, बोलो। बस ठीक है। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, जो हम लोग 6 रुपया करके था, 4 रुपया हम लोग मनी मन सोच लिए थे कि नोशनल हो गया है, पैसा आ चुका है, तो 10 रुपया मिल चुका है, तो 20,000 इंटू 10 करो तो 2 लाख आएगा। ठीक है, 1 रुपये के अगेंस्ट में कंपनी को देने के लिए 1 रुपया 0028 पैसा है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 लाइन में खत्म। वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर फुल्ली पेड वाला क्या करोगे सर, बहुत सिंपल, 1.0028, 1 रुपये के अगेंस्ट में इतना आया है, एक शेयर का दाम कितना था, 10 रुपया था, 10 रुपये के अगेंस्ट में कितना आएगा बोलो, करो 10.028, और वैल्यू पर इक्विटी शेयर पार्टली पेड, अब पार्टली पेड का समझो सर, पार्टली पेड का समझो सर। फुल्ली पेड का वैल्यू कितना है, फुल्ली पेड का वैल्यू 10.028 है, 10.028 है। ठीक है, क्या हम लोग नोशनल कॉल 4 रुपया मांगे थे, क्या नहीं मांगे थे, 4 रुपया मांगना चाहिए था, नहीं मांगे थे, तुमको देना था, तुम नहीं दिए हो। ठीक है ना, तो 4 रुपया यहां से माइनस, जो तुम नहीं दिए थे माइनस करके 6.028 आंसर। सॉरी 3,50,000, 3,50,000। हाँ डिवाइड कर लो, इतना ही होता है, लिखने का गलती हो गया। 15,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच 1.5 लाख हो रहा है, 20,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच 2 लाख हो रहा है, दोनों को जोड़ लो 3.5 लाख हो रहा है। लायबिलिटी में देखो 2 तरीके का शेयर था कंपनी का, एक बार चेक कर लो, है ना। जो पार्टली पेड अप था, हम लोग तो सोच लिए, मन ही मन सोचे कि नोशनल कॉल करेंगे और 4 रुपया आ जाएगा, तो नोशनल कॉल करेंगे और 4 रुपया आ जाएगा, तो मतलब वो फुल्ली पेड हो जाएगा। तो फुल्ली पेड हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ 20,000 इंटू 10 करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जितना था कितना था, 1,20,000, 1,20,000 थोड़ी वैल्यू आएगा, क्योंकि 4 रुपया करके हम लोग सोच ही रहे हैं कि वो लोग दिया है, अगर दिया है तो उसका वैल्यू 2 लाख होगा।
ठीक है ना, टोटल में। तो देखो टोटल एसेट डिवाइड किए है, इसको डिवाइड करके यहां पे आए, उसके बाद क्या, फुल्ली पेड का एक रुपये के शेयर के अगेंस्ट का एक रुपये का शेयर के अगेंस्ट में इतना वैल्यू मिल रहा है, तो 10 रुपए के अगेंस्ट में कितना वैल्यू मिलेगा, 10 से गुना कर लो। और उसके बाद पार्टली पेड क्या बोल रहा है, अगर 10 रुपया फुल्ली पेड का वैल्यू अगर इतना है, तो पार्टली पेड वाला कितना पैसा नहीं दिया था, बोलो 4 रुपया करके नहीं दिया था, तो माइनस कर लो वो 4 रुपया, बाकी उसका वैल्यू इतना, ठीक है ना। और एक बार देखो, जितना तुम्हारा एसेट का रियलाइज्ड वैल्यू है वो लिखो, और वहां से माइनस करो जितना तुम्हारा लाइबिलिटी है, उसका जो पेमेंट करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा सब माइनस कर लो। करने के बाद एक नोशनल कॉल लगा दो, अगर तुम्हारा पार्टली पेड शेयर है तो एक नोशनल कॉल लगा दो, नोशनल कॉल लगा दिए तो आ गया तुम्हारा नेट वर्थ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। अब तुम देखोगे अगर नोशनल कॉल लगा दिए हो तो तुम्हारा जितने तरीके का भी शेयर था वो अभी फुल्ली पेड बन चुका है, तो सब देख लो ना। अगर फुल्ली पेड बन चुका है तो 15,000 शेयर था और 20,000 शेयर था, अलग अलग तुम मार्केट में बेचे थे, तो 15,000 और 20,000 मिलके 35,000 शेयर, 35,000 शेयर 10 रुपया करके 3.5 लाख वैल्यू, 3.5 लाख वैल्यू लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? 3,51,000 है पैसा कितने जन के लिए, 3.5 लाख रुपए के लिए, है ना। तो 1 रुपये के लिए कितना बैलेंस बचा हुआ है, इतना बैलेंस 1 रुपये के लिए 1 रुपया ही बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे फुल्ली पेड का करोगे तो 1 रुपये के अगेंस्ट में 1 रुपया 28 पैसा बचा हुआ है, तो एक शेयर का दाम कितना था, 10 रुपया था, गुना कर लो, गुना करके आ गया फुल्ली पेड का वैल्यू। अब फुल्ली पेड से पार्टली पेड का जितना ड्यू था माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा पार्टली पेड का पैसा, ठीक है। दूसरे मैथ में आते हैं। अच्छा देखो ये अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का लायबिलिटी बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार बैलेंस शीट चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा बैलेंस शीट, और नीचे का एडजस्टमेंट एक बार देख लो, काफी बड़ा क्वेश्चन है, फोकस हट गया, फोकस आ गया, देखो। अच्छा चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी के साइड में सर 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड, ठीक है। फिर से 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड, ₹7.5 रुपया पर शेयर। अच्छा मतलब 7.5 रुपया पर शेयर पेड अप हुआ है, और 2.5 अभी भी पेड अप नहीं हुआ है। फिर से 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज पेड अप ₹5 पर शेयर। अच्छा मतलब पार्टली पेड शेयर 2 तरीके का है और फुल्ली पेड 1 तरीके का, मतलब 3 तरीके का शेयर है। मतलब लोग इजी की तरफ जाते हैं, हम लोग थोड़ा ज्यादा हार्ड की तरफ चले गए, कोई बात नहीं, चलो। रिजर्व एंड सरप्लस बोला है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला है, सिंडिकेटर बोला है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड एक रिजर्व है, ठीक है ना, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है जिसको रखना ही बनता है, रखना ही पड़ता है, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एक्चुअली, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। देखो एसेट के साइड में आओ, पेटेंट एंड कॉपीराइट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, बैंक है, डिस्काउंट ऑन शेयर है। डिस्काउंट ऑन शेयर जो है ये वैल्यूलेस एसेट है, वैल्यूलेस एसेट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो एक बार, द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ पेटेंट एंड कॉपीराइट आर एस्टिमेटेड 50% ऑफ इट्स वैल्यू। अच्छा, एंड लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर revalued at ₹60 lakh and 52 lakh respectively. अच्छा, investment have a market value of ₹7,20,000, ठीक है। Provision for bad and doubtful debt to be maintained at the rate 2%, ठीक है।
और अच्छा, ये प्रोविजन फॉर डाउट बैड एंड डाउटफुल डेट करने से पहले ऊपर में एक बार देखो तो जाओ। ऊपर में देखो एक डेटर दिया हुआ है 32 लाख का, और लाइबिलिटी के साइड में ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,20,000 का ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या सर हम लोग उसको 1,20,000 उसको हम लोग हिसाब में लेंगे, या नीचे वाला जो दिया है वो 2% उसको हिसाब में लेंगे? नीचे वाला जो बोला है उसको हम लोग हिसाब में लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रेकअप वैल्यू जो मेथड है उस मेथड में क्या करते हैं, उस मेथड में जितना रियलाइज हो रहा है उतना, या जितना अल्टीमेटली ड्यू है उतना। पहले क्या किया है उसको छोड़ दो, उसको भाड़ में जाओ, वो भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, द बैलेंस शीट एज एट 30/6/2023 डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, जो कि होना चाहिए 3 लाख का, तो हम लोगों को लेना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ है क्या? नहीं है सर। चलो शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन काफी बड़ा है। सर हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा, है ना। तो बताओ, पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। पार्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट इधर इधर छोटा छोटा करके। अच्छा बोलो, एसेट में देखो, पेटेंट एंड कॉपीराइट बोलो। पेटेंट एंड कॉपीराइट कौन सा वाला अमाउंट लेंगे सर? ऊपर में 8 लाख दिया है और नीचे में क्या बोला है, 50% मिलेगा, तो मतलब 4 लाख लेंगे सर। नीचे जो बोला है वही करंट प्राइस है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद सर लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं। सर लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं। सर लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ बोला है क्या? 60 लाख। सर 60 लाख बोला है। सर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी बोला है क्या? 52 लाख। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी 52 लाख। 52 लाख प्लांट एंड मशीनरी। सर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक इन्वेंटरी एक ही बात है। स्टॉक, स्टॉक के बारे में कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है। तो कुछ नहीं अगर बोला है तो मतलब हमें मालूम करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में जो फिगर है उसी फिगर में सेल हो रहा है, उसी फिगर रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो कितना है? 24 लाख। 24 लाख। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सर 7 लाख। 7 लाख भी सर नीचे बोला है ना। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट बोलो। डेटर, डेटर डेटर करेंगे सर। डेटर जो है ना, ध्यान से करना, 32 लाख माइनस 2%, मतलब 32 लाख तो है ही, 32 लाख से 32 लाख का 2% माइनस कर देना प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के। अच्छा, इसके बाद क्या लिखूं? बैंक 6,40,000। सर उसके बाद क्या डिस्काउंट ऑन शेयर लिखूंगा? वो क्या एसेट है? नहीं है सर, वो वैल्यूलेस एसेट है। सबको जोड़ के सेकंड कॉलम में रखना पड़ता है, कोई एक जन जोड़ने का काम कर लो। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? लाइबिलिटी ढूंढेंगे सर। सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये तो लाइबिलिटी नहीं है सर। सिंडिकेटर, हाँ सर सिंडिकेटर है। सर सिंडिकेटर कितना है? 20,40,000 तो था,
20,40,000 तो था ऊपर में, नीचे क्या बोला है? ना कुछ नहीं बोला है, 20,40,000 और एक कॉन्टिजेंसी कुछ बोला था। 4 नंबर में देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बोला था सर? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बोला था? 3 लाख का। हाँ ये वाला अमाउंट बोलो। ऐसा 23,40,000 माइनस करो, बोलो। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके संग हम लोगों को नोशनल कॉल ऐड करना पड़ेगा। सोच के बताओ ना, नोशनल कॉल ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर। कंपनी के पास कितने तरीके का इक्विटी शेयर है? 3 तरीके का, उसमें से 2 तरीके का तो पार्टली पेड अप है। तो देखो 4 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 2.5 रुपया करके मिलेगा सर। 4 लाख के अगेंस्ट 4 लाख शेयर होल्डर से मुझे 2.5 रुपया करके मिलेगा। और सर दूसरे तरीके का 4 लाख इक्विटी शेयर होल्डर से मुझे 5 रुपया करके मिलेगा। तो सर 4 लाख इंटू 2.5 कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख और ये तब 20 लाख हो जाएगा। यहां से 10 लाख मिलेगा, यहाँ पे 20 लाख मिलेगा। और इतना मिलने के बाद कितना बनेगा मेरे पास? 20, 30, 1,91,56,000। ठीक है, तो ये हो गया नेट वर्थ अवेलेबल, नेट वर्थ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है ना? ठीक है, यहां तक क्या समझ में आ गया सभी को? अब देखना पड़ेगा शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज में मान लो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अब देखो ना, एक बार के लिए सोचो, तुम क्या सभी शेयर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दिए हो? यस, फुल्ली पेड अप में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। कैसे कन्वर्ट किए सर? नोशनल कॉल को हम लोग ऐड कर लिए हैं, तो इसलिए सभी शेयर को हम लोग फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर लिए। सर मेरे पास अब कितना शेयर है? सर 4 लाख, सर 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख, 3 4 12 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच। सर 12 लाख को 10 से गुना कर दोगे, क्या कितना आएगा? 1,20,00,000। एक बार चेक कर लो, इतना पैसा सोचने का आदत नहीं है मेरे को, गलती हो सकता है, एक बार चेक कर लो। 1,20,00,000। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ ₹1 12। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। वैल्यू ऑफ ₹1 ऑफ इक्विटी शेयर फुल्ली पेड, एक रुपये का शेयर का वैल्यू मुझे निकालना है सर।
सर मुझे 1 रुपये का शेयर का वैल्यू में निकालना है, सर क्या करूंगा सर बताइए ना। ए डिवाइडेड बाई बी, ए क्या है ये वाला, सर ए क्या है ये वाला, बी क्या है ये वाला, है ना, डिवाइड करके बताओ ना। 1,91,56,000 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, सर 20 लाख। ठीक है, करने पे कितना आएगा सर? 1.96 1.96। ओ अच्छा 596। वाह, 1 रुपये के अगेंस्ट में 1 रुपया लगभग 60 पैसा, है ना। बहुत बढ़िया है कंपनी, बहुत बढ़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर। अब फुल्ली पेड शेयर को क्या करेंगे सर, 1 रुपये का शेयर का वैल्यू के साथ 10 रुपया वाला गुना करेंगे और बताना पड़ेगा तुम्हें 15.96 आ रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर। पार्टली पेड कितना था, वैल्यू ऑफ पार्टली पेड नहीं बोल सकते, वैल्यू ऑफ ईच 7.5 पेड इक्विटी शेयर। क्योंकि पार्टली पेड बोलने से कौन सा वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो एक जन दिया था 7.5, तो 7.5 दिया था तो कोई बात नहीं। फुल्ली पेड का वैल्यू का दाम वैल्यू कितना है 15.96 माइनस तुम कितना नहीं दिए थे भाई, बोलो कितना नहीं दिए थे, 2.5 नहीं दिया था, माइनस कर लो 2.5 और वही लिखो वैल्यू ऑफ ईच 5 पेड इक्विटी शेयर। फुल्ली पेड का दाम इतना, तुम भाई कितना नहीं दिए थे 5 रुपया, माइनस करो, इसका तो मैं बता देता हूँ 46। बात यहां तक समझ में आ गया? बोलो कुछ है, कुछ नहीं है मैथ, थोड़ा सा प्रैक्टिस।